students, this is Radhika Gaur with the session number 20 of your chapter Carbon and its Compound. And in this session we are going to talk about question and answers of session number 1. That is जो in-text question answers हैं हम उसके बारे में session में discuss करने वाले हैं. So let's start. First question is, what will be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा जिसका फॉर्मूला गिवन है हमें, दैट इज CO2. तो अभी आपको पता है जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, दैट इज उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम 4 डॉट्स दिखा देंगे. कार्बन जो ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, दैट इज उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अराउंड हम 6 डॉट्स लगा देंगे. तो ये फॉर्म करेगा CO2, दैट इज C और O के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है. सेम यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है. तो क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CO2 की. Now the thing is, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of the sulfur? जो हमारा सल्फर है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा यदि हम उसे 8 एटम से बनाएं. तो आपको पता है सल्फर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं हम तो उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज सल्फर को 2 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले सल्फर पे जब 6 डॉट प्रेजेंट होंगे तो 2 उसने बॉन्ड के थ्रू 2 और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सेम यहाँ पे भी इस सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सेम यहाँ पे भी. ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने भी सल्फर्स प्रेजेंट है सबकी जो स्ट्रक्चर है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज सबकी ऑक्टेट्स कंप्लीट हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर S8 मॉलिक्यूल. क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं? सो एज आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म इन लास्ट सेशंस, दैट जो पेंटेन होता है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं. पहला आइसोमर क्या बनता है? नॉर्मल पेंटेन. दूसरा जो होता है वो होता है आइसोपेंटेन और तीसरा आइसोमर होता है नियोपेंटेन. जो नॉर्मल पेंटेन है उसका हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं? जो 5 कार्बन एटम्स हैं उनको डायरेक्टली स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दें तो एन पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज CH3 CH2 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 CH3. जबकि यदि हम क्या करें एक ब्यूटेन चेन बनाएं और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दें तो आइसोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसका जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन. क्लियर? थर्ड स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कि एक प्रोपेन चेन लें और सेकंड कार्बन पे डबल मिथाइल ग्रुप लगा दें तो क्या इसका फॉर्मेशन हो जाएगा? नियोपेंटेन का, जिसका नॉमेनक्लेचर होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. तो क्लियर हुआ जो हमारा पेंटेन हुआ उसकी 3 स्ट्रक्चर्स हो गई, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. इनको हम ऐसे नॉर्मली भी बोल सकते हैं पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? जब हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी लार्ज वैरायटी क्यों मिलती है. वहाँ पे मैंने आपको 4 रीजन बताए थे. फर्स्ट था टेट्रावेलेंसी, क्योंकि जो कार्बन है उसमें प्रॉपर्टी होती है टेट्रावेलेंसी फॉर्म करने की. ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, दैट इज जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, वो भी क्या होता है? उसकी वजह से भी ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं. क्योंकि क्वेश्चन में 2 पूछे हैं तो 2 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन. वैसे यहाँ पे 4 रीजंस होते हैं, 2 तो हो गए टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन और 2 क्या हो गए? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, क्योंकि जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, एंड ऑल्सो आइसोमेरिज्म, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं. दिस इज द रीजन जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका काफी ह्यूज नंबर हमें देखने को मिलता है. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन?
जो साइक्लोपेंटेन है उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि वो काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा। आप उसको इजीली बना सकते हो। कैसे कि आप कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, हाइड्रोजन के अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और फिर आप उन्हें ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजीली बन जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज यहाँ पे क्या गिवन है आपको, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ये हमारी साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है और वहीं पे हमारे हाइड्रोजन एटम्स, हर कार्बन एटम पे डबल डबल हाइड्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट है, दैट इज C5 एंड H कितने हुए 2 + 2 4 6 8 एंड 10, तो C5H10 ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया साइक्लोपेंटेन का। इसके रिंग स्ट्रक्चर को हम ऐसे शो कर सकते हैं, क्लियर। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या हो गया C5H10। यहाँ पे हमारी जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है और रिंग स्ट्रक्चर है वो दोनों गिवन है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हो कार्बन की डॉट्स लगा के और हाइड्रोजन की डॉट्स का फॉर्मेशन करके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है और आपको उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। फर्स्ट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की क्या होगी CH3CH2COOH, क्लियर, CH3CH2COOH ये क्या हो गई इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। ऑल्सो ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन की क्या होगी CH3CH2CH2CH2Br। ब्रोमोपेंटेन में क्या होगा 5 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे, एक ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, तो ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3CH2CH2Br। नेक्स्ट इज ब्यूटेनोन, क्लियर, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट इज RCOR ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2COOCH3, क्लियर, C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर, दैट इज CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहाँ पे इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे हो जाएंगी, एक तो CH2 के इस वाली कार्बन के साथ बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड इधर वाली कार्बन के साथ है और 2 बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ हैं, तो इसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अबाउट हेक्सानल, जो हेक्सानल है उसकी क्या होगी CH3CH2CH2CH2CH2COOH। यहाँ पे क्या है ये हेक्सानल की स्ट्रक्चर हो जाएगी, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एल्डिहाइड ग्रुप का यूज कर दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स गिवन है, इनको आप नेमिंग कैसे करोगे। फर्स्ट इज CH3CH2Br। जो CH3CH2Br है इसकी आप नेमिंग कैसे कर सकते हो। अभी देखो CH3CH2Br में कार्बन नंबर कितने प्रेजेंट हैं 2, हाइड्रोजन नंबर कितने प्रेजेंट हैं 5, एक इसमें ब्रोमो दैट इज हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी ब्रोमो इथेन। सेम सेकंड है हमारा HCH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अब कार्बन कितने प्रेजेंट हैं 1, CHO ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा मीथेनल, क्योंकि CHO ग्रुप किसका होता है एल्डिहाइड का होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी CH3CH2CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज यहाँ पे सेकंड नंबर जो कार्बन है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज सॉरी फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा हेक्स। 1 नंबर पे इसमें कार्बन देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है ना, इसीलिए 1, और क्योंकि ये एल्काइन है, क्योंकि एल्काइन कौन से सबस्टेंसेस होते थे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता था, इसलिए इसका नेम हो जाएगा हेक्स 1 आइन, क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में हम कन्वर्जन करते हैं वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इन दिस रिएक्शन C2H5OH converted to CH3COOH is oxidation reaction because there is a gain of oxygen atom। यदि मैंने आपको याद हो तो मैंने क्या कराया था आपको कि जो ऑक्सीजन एटम है उसके एडिशन होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन एटम की एडिशन होने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता था, ऑक्सीजन एटम ऐड होता था, हाइड्रोजन रिमूव होता था। यहाँ पे आप देखोगे इथेनॉल के केस में दैट इज C2H5OH में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, वहीं पे जब ये कन्वर्ट हुआ इथेनोइक एसिड में दैट इज C2H5COOH में तो 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं।
दैट इज यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था वो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट हो गया। दैट इज इथेनॉल में जब हमने एक ऑक्सीजन को ऐड किया तब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है रिएक्टेंट साइड में, इसीलिए जो होगा ये जो कन्वर्जन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस of adding a oxygen atom into the substance. Clear? So the next question is, a mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? जब भी हम किसी को वेल्डिंग करनी होती है तो हम ऑक्सीजन और इथाइन के मिक्सचर को लेते हैं इन प्लेस ऑफ इथाइन एंड एयर। क्यों? बिकॉज इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कंबशन ऑफ इथाइन इज कंप्लीट एंड मोर हीट इज प्रोड्यूस। जब भी हम इथाइन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, इथाइन का कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, हीट की एक लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट होती है और जो कंबशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड एयर कंटेन्स ओनली 21% ऑक्सीजन, जबकि क्या होता है, एयर में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली 21%। देयरफॉर कंबशन ऑफ इथाइन विल बी इनकम्प्लीट। इसीलिए जो ऑक्सीजन के केस में कंप्लीट कंबशन हो रहा था वो एयर के केस में कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एयर में हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है ना, सिर्फ 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। जबकि जो हमारा केस था जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इथाइन की रिएक्शन करा रहे थे तो वो जो कंबशन है वो हाईली होगा, दैट इज कंप्लीट होगा, और जो हीट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। और वेल्डिंग के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज द रीजन we use a mixture of oxygen and ethane in place of a mixture of ethane and air when we use for it for a welding purpose. Clear? So the next question is, how would you distinguish experimentally between an alcohol and carboxylic acid? आप एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? A carboxylic acid gives effervescence with sodium carbonate. क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या देगी, एफरवेसेंस का फॉर्मेशन करेगी, दैट इज CO2 उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। बट एन अल्कोहल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, लेकिन अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देता है। दिस इज द रीजन कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन सा अल्कोहल है। क्या करना पड़ेगा हमें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हमें Na2CO3 या NaHCO3 जब मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो CO2 के एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। यदि प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सब्सटेंस कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यदि एफरवेसेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो सब्सटेंस अल्कोहल है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो हमारा अल्कोहल होता है वो कोई रिएक्शन नहीं देता है व्हेन वी रिएक्टेड विद द सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? Oxidizing agents are the chemicals which cause oxidation of other substances. क्या होते हैं? ये वो chemicals होते हैं जो other substances का oxidation कराते हैं। As I told you when I was talking about redox reactions in the chapter number 1, कि oxidizing agents की एक special property होती है कि ये दूसरे substance का तो oxidation करा देते हैं, वहीं पे ये खुद reduce हो जाते हैं। तो oxidizing agents कौन से substance हो गए? वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन करा देते हैं बट खुद वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू बी एबल टू चेक इफ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? कि किसी डिटर्जेंट का यूज करके आप ये चेक कर सकते हो कि वाटर हार्ड है? यस, वी कैन चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय यूजिंग डिटर्जेंट्स। हम कर सकते हैं ये चेक। क्यों? बिकॉज डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम विद द सॉल्ट्स ऑफ हार्ड वाटर। जब भी हम डिटर्जेंट्स की रिएक्शन कराएंगे, दैट इज हार्ड वाटर में जब हम डिटर्जेंट्स को मिक्स करेंगे तो किसी स्कम, किसी इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड इन दिस वे वी कैन चेक द वाटर इज हार्ड और नॉट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लॉथ्स। जो क्लॉथ्स हैं उनको वॉश करने के लिए पीपल्स डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप को ऐड करने के बाद दे बीट द क्लॉथ्स ऑन अ स्टोन। वो क्या करते हैं, जो क्लॉथ्स हैं उनको स्टोन पे बीट करते हैं और बीट इट विद अ पैडल, या फिर किसी पैडल के साथ उन्हें बीट करते हैं। स्क्रब विद अ ब्रश, किसी ब्रश के साथ हम उन्हें स्क्रब कर सकते हैं। और द मिक्सचर इज एजिटेटेड इन वॉशिंग मशीन, या फिर जो मिक्सचर है उसे हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। वाई इज एजिटेशन इज नेसेसरी टू क्लीन क्लॉथ्स? क्यों ऐसा ज़रूरी है, एजिटेशन जो है वो क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए क्यों ज़रूरी है?
Actually, agitation of cloths in the soaps and water mixture removes the oil, grease and dirt particles surrounding by soap films from the cloths and transfer them to water. क्या होता है एजिटेशन की वजह से, क्या होता है जो हमारा सोप होता है उसके जो एजिटेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो सोप और वाटर का मिक्सचर है वो ऑयल को रिमूव कर देता है, ग्रीस को या डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, जितने भी हमारे सराउंडेड होते हैं बाय द सोप फिल्म्स ये क्लॉथ से हमारा रिमूव हो जाता है और वाटर में ट्रांसफर हो जाता है. रिपीटेड रिंसिंग विद मोर वाटर रिमूव्स एक्स्ट्रा सोप. और हम जितनी रिपीटेड रिंसिंग करते जाएंगे, जितना इसको रिपीट करते जाएंगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सोप है, रिपीटिंग रिंसिंग विद द मोर वाटर रिमूव्स एक्स्ट्रा सोप एंड द क्लॉथ बिकम क्लीन. तो जितनी भी हम रिंसिंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सोप जो हमारा क्लॉथ में लगा रह जाता है उसे वो रिमूव कर देता है वाटर, और क्या होता है जो क्लॉथ होता है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज कार्बन एंड कंपाउंड्स मेनली आई मीन टू से फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग. जो कार्बन एंड कंपाउंड्स जो होते हैं मेनली कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और लॉसिंग और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय कार्बन एटम इज एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल. क्लियर है, जो आयोनिक बॉन्ड है उनके साथ जब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे या गेन करेंगे तो वो एनर्जिकली फेवरेबल नहीं होगा, उनमें काफ़ी हाईली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. देयरफॉर जो कार्बन है वो क्या करता है, जो शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स की और कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है. Therefore, carbon forms compounds mainly by covalent bonding on sharing pairs with other atoms. So, what did we learn today? आज अभी हमने क्या डिस्कस किया about in-text questions of NCERT. In next session, we are going to discuss about exercise questions of NCERT. Till then, good luck.